सो हेलो एवरीवन। अगस्ता जीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने कल एक सीरीज शुरू किया था एमसीक्यू सीरीज। ये एमसीक्यू सीरीज जो है वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो आने वाले समय में कई ऐसे बीपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स एग्जाम को कंडक्ट कराया जाने वाला है। ऐसे इन एग्जाम में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले आपका भी एग्जाम होने वाला है बीपीएससी के माध्यम से वो है आपका एईडीओ का एग्जामिनेशन। तो हमने एईडीओ को ध्यान में रखकर ही और इसके अलावा बिहार एसआई सचिवालय जैसे एग्जामिनेशन जो अभी जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कई एग्जाम होने वाले हैं, उन सारे एग्जामिनेशनों को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमने एमसीक्यू सीरीज का एक शुरू करने का पहल किया है, जिसकी कल एक क्लासेज आपकी पॉलिटी की हुई थी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो एक्चुअली क्या था कि माइक से मतलब बैटरी लो होने के कारण सर को पता नहीं चला, इसलिए कुछ जो एमसीक्यू थे उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन सारे कमियों को हमने ध्यान रखा और अभी आने वाले समय में कोई भी ऐसी क्लासेस होगी जिसमें ऐसी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आने वाले क्लासेस में नहीं होगी। अब इस एमसीक्यू सीरीज का क्या रोल है आपके एग्जामिनेशन में और हम लोग किस प्रकार से एमसीक्यू सीरीज कराने वाले हैं उसको पहले समझना होगा। ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू सीरीज जो है वो लो से हाई की तरफ हम लोग लेके चलेंगे, यानी कि शुरुआती एमसीक्यू जो होंगे चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट के हो, वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन हम लोग लेकर अभी नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन है कि ताकि आप इजी क्वेश्चनों पर कमांड कर ले, चाहे वो पॉलिटी का सेक्शन हो, चाहे वो ज्योग्राफी का सेक्शन हो, चाहे वो हिस्ट्री की क्वेश्चन का हो। शुरुआती चरण में हम लोग काफ़ी इजी इजी क्वेश्चनों को डील कराएंगे और धीरे धीरे ये इजी से मॉडरेट और टफ की तरफ है हम लोग बढ़ेंगे। ये एमसीक्यू सीरीज में अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहता है। अगर आप इजी से मॉडरेट के बीच में अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं और उसमें अगर कोई गलती नहीं हो रही है तो आप प्रीलिम्स के काफ़ी करीब रहेंगे। तो ये सीरीज इसी प्रकार से चलेगा। शुरुआती चरण में काफ़ी इजी क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, लेकिन बाद के चरण मतलब कि 10-12 क्लास के बाद ही काफ़ी मॉडरेट लेकर आएंगे और उसके बाद जो होगा वो काफ़ी टफ रहेगा, ताकि आपकी ये तैयारी को ये दिशा मिल जाए। एमसीक्यू सीरीज कैसे चलेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से टॉपिक और सब्जेक्ट दोनों पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि अगला जो एमसीक्यू सीरीज है वो आपके इस टॉपिक से रहेगा, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो। वो आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से पहले ही पूर्व सूचना दी जाएगी, ताकि आप अपने सोर्स के माध्यम से उसको तैयार कर ले और अपनी तैयारी की गहराई को देखें कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। इससे अंदाजा लग जाएगा कि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस एमसीक्यू सीरीज में हम लोग करेंट का भी लेकर आएंगे और करेंट का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि करेंट जो है वो वीकली अगर हम लोग कराएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, यानी कि हर वीक में सैटरडे या संडे में ये वीकली करेंट अफेयर की क्लासेस रहेगी। और ये करेंट अफेयर का जो सोर्स है वो टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जो आप लोगों को डेली करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन मिलता है, ये पीडीएफ मिलता है, उसी से रिलेटेड ही एमसीक्यू सीरीज चलेगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको हमने सोर्स भी बता दिया कि इन इन सोर्सों के माध्यम से आपकी एमसीक्यू रहेगी। एमसीक्यू अगर हम बात करें तो अभी हम लोग 2 सब्जेक्ट को लेकर एमसीक्यू को शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एक आपका सेगमेंट पॉलिटी का है जो कल आपको आर के दुबे सर ने कराया था, और दूसरा अभी हम लोग लेके आ रहे हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री और पॉलिटी अभी आपकी एमसीक्यू सीरीज में चलेगी और इसके बाद ये जब समाप्त होगा तो अदर सब्जेक्ट पर भी हम आएंगे, ज्योग्राफी पर भी आएंगे, साइंस पर भी आएंगे। और जनवरी तक अगर हम देखें तो ये सारा एमसीक्यू सीरीज को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोग मेंस का जो लेकर आए हुए हैं वो मेंस का भी आपका यूट्यूब के माध्यम से वीडियो जाता ही रहेगा। मेंस पे अभी हम लोग थोड़ा सा एग्जामिनेशन के रिजल्ट पर वेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि 15 से 20 नवंबर के बीच में आप लोग का 71 बीपीएससी का मेंस पीटी का रिजल्ट आ जाएगा और उसके दौरान बाद जो है यूट्यूब सेशन के दौरान जो है वो मॉडल आंसर और टॉपिक दोनों आपकी चलेगी, जैसे अभी चल रहा है। इस बीच में भी अभी आपकी चलती रहेगी। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस अगस्ता जीएस एकेडमी के यूट्यूब सीरीज के माध्यम से हमने एक सेक्शन प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर यहाँ पर तैयार करा रहे हैं, जिसमें मुख्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो हमारा जो वीडियो है वो है एमसीक्यू सीरीज को लेकर, और दूसरा जो सेक्शन हम लोग यहाँ पर मेंस को लेकर आ रहे हैं वो थ्योरेटिकली पार्ट और मॉडल आंसर को ध्यान में रखकर हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। तो समय को ज़्यादा लेट ना करते हुए आज जो हम एमसीक्यू सीरीज का जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं, सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, वो है आपका मॉडर्न इंडिया। आज एक हम डेमो के माध्यम से सिर्फ लेकर आएंगे, बाकी अगली बार से जो होगा वो आप लोगों को टॉपिक बता दिया जाएगा कि इन इन टॉपिक से आपका एमसीक्यू सीरीज चलेगा मॉडर्न इंडिया का या पॉलिटी का, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो करंट का हमने आपको बता ही दिया कि करंट का जो है वो सैटरडे या संडे को वीकली आपका करंट अफेयर का 50 से 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू कराया जाएगा। उसका भी हमने सोर्स आपको बता दिए हैं कि वो सोर्स जो है वो जो आप लोगों को करंट अफेयर्स मिल रहा है उसके पीडीएफ से ही वो क्वेश्चन को उठाया जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के एमसीक्यू सीरीज में जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज आपका जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है आपका हिस्ट्री का जो टॉपिक है, वो हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन सारे चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और आप लोग कमेंट पर इसका आंसर भी दीजिएगा कि ये आंसर क्या है, ठीक है ना। हम लोग मैक्सिमम ऑप्शनों को भी डील करेंगे, जितने भी चार चार ऑप्शन आते हैं उन चारों ऑप्शनों को कोशिश करेंगे कि डील करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से इसको पढ़िएगा। जैसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आपका क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड। तो क्वेश्चन का अगर देखें तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1857 का तत्कालिक कारण है। सो क्वेश्चन में 1857 का तत्कालिक कारण से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। जहां तक अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया रहा है कि सती प्रथा के समाप्ति के खिलाफ ये जो है वो शुरू हुआ था। दूसरा है चर्बी वाले कारतूस को लेकर। तीसरा अगर देखें तो बेगारी प्रथा को लागू करना और मिशनरियों की गतिविधियों को लेकर। तो जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। इसका अगर करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो क्वेश्चन तत्कालिक कारण से पूछ रहा है। अगर हम कारण अगर देखें तो ये तमाम कारण जो है वो एक असंतुष्टि का आधार बन रहा था, लेकिन तत्कालिक कारण में अगर देखें तो इसका सही आंसर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति शुरू होने का मुख्य कारण था ब्राउनवेस के जगह इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना, जिसमें कारतूस का जो प्रयोग किया जाता था वो चर्बी वाला कारतूस के रूप में था, जो तत्कालिक कारण बना। और इसी तत्कालिक कारण को लेकर भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में सिपाहियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा जो है वो विद्रोह की शुरुआत हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें ये काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो वह पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। ये इसमें ईयर बाय ईयर से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए है 1883, 1885, ऑप्शन नंबर सी 1887 और ऑप्शन नंबर डी अगर देखें तो 1890। अगर इसका सही आंसर अगर देखें तो इसका आंसर निकल कर आता है 1885। बट इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है उसको ध्यान में रखिएगा कि प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा, ये बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। प्रथम अधिवेशन बम्बई में कहाँ हुआ था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो ये सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीलिम्स में बनने की संभावना है। और पहला अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो 72 प्रतिनिधि, यानी कि इसमें जो सम्मेलन में शामिल हुए थे वो 72 प्रतिनिधि थे। प्रथम सम्मेलन में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रथम सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अनुपस्थिति रही थी, जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। ये प्रथम अधिवेशन में ये शामिल नहीं हुए थे। इसके पीछे रीजन था कि उनका खुद का एक अधिवेशन चल रहा था संगठन का, जो संगठन का नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका अधिवेशन बंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में 1885 में आयोजित हुआ था। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट था वो हमने सारे चीज़ों पे डिस्कस करने का प्रयास किया था। हालांकि इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर देखें तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ण स्वराज, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज सर्वप्रथम कांग्रेस में कब शामिल हुआ था, यानी कौन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको अपनाया गया था। तो जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन के दौरान जो है वो कांग्रेस में अपनाया गया था। प्रथम ऑप्शन है वो आपका सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। इसका अगर हम सही आंसर अगर देखें तो आंसर नंबर डी जो है उसका सही आंसर निकल कर आएगा। इसी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता पर यह लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें 1929 में स्वराज के जगह पूर्ण स्वराज, यानी कि पहले जो कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज था, उस स्वराज के जगह जो है वो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया गया। और ये स्वराज अगर देखें तो किस अधिवेशन के दौरान स्वराज लक्ष्य को अपनाया गया था, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर अगर देखें तो स्वराज जो है वो बनारस अधिवेशन, ध्यान रखिएगा 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, उस बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है वो गोखले कर रहे थे, उस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने लक्ष्य अपनाया था स्वराज। और इसी स्वराज को लेकर पहला राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, जिसका तत्कालिक कारण जो है वो बंगाल विभाजन का मुद्दा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर इस ऑप्शन का अगर सही आंसर देखें तो आपका लाहौर अधिवेशन इसका सही आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल विभाजन से रिलेटेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन जिस समय आयोजित हुआ, जिस समय क्रियान्वित हुआ, उस समय भारत का वायसराय कौन था। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। कर्जन, डलहौजी, मिंटो और रिपन। इसका अगर सही आंसर अगर देखें तो इसका आंसर जो निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कर्जन के समय में ही 1942 में बंगाल विभाजन हुआ था। और इसी बंगाल विभाजन को लेकर हमने आपको अभी बताया है कि पहला स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, पहला स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन को आधार लेकर शुरू हुआ था। डलहौजी से रिलेटेड अगर हम फैक्ट देखें तो डलहौजी से रिलेटेड कई सारे फैक्ट यहाँ से निकल कर आता है। जैसे डलहौजी के समय में ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लाया गया था, हड़प की नीति लाई गई थी। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पहला रियासत जो विलय हुआ था वो था सतारा 1848 में। ध्यान रखिएगा इसके संजय में। मिंटो के समय में देखें तो मिंटो के समय में ही 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल लाया गया था, जिसके तहत मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था, जिसका प्रोविजन था मुस्लिम उम्मीदवारों का चयन मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा था। और लॉर्ड रिपन के समय में ही स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई थी। ये सारे चीज़ों को फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का अगर आंसर अगर सही देखें तो यह आंसर क्या निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो वो आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत में, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था। इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, ये चार ऑप्शन है। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का कालखंड अगर देखें तो 1942, दांडी मार्च अगर देखें तो 1930, असहयोग आंदोलन देखें तो 1922 और चंपारण सत्याग्रह देखें तो 1917। यानी भारत में अगर देखें तो गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो चंपारण सत्याग्रह के द्वारा किया गया था। ये चंपारण सत्याग्रह जो है वो बिहार से शुरू हुआ था। और इस बिहार में अगर देखें तो बिहार में भी पश्चिम चंपारण से ये चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह का मुद्दा जो था वो था आपका तिनकठिया पद्धति, ध्यान रखिएगा। तिनकठिया पद्धति के खिलाफ जो है, ठीक है, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ जो है वो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जो भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो ये भी क्वेश्चन जो है वो गांधी से रिलेटेड
रिलेटेड है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है ना, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ था। बेसिकली जालियांवाला बाग का अगर संबंध देखें तो इसका संबंध निकल कर आता है रॉलेट सत्याग्रह से। ध्यान में रखिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। रॉलेट सत्याग्रह को लेकर जो घटना घटित हुआ था वही था जालियांवाला बाग जालियांवाला बाग घटना। ऑप्शन में अगर देखें तो ये जालियांवाला बाग में पूछ रहा है अमृतसर 1919, लाहौर 1920, इलाहाबाद 1921 और कानपुर 1931। इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही आंसर निकल कर आएगा अमृतसर में। ये जालियांवाला बाग जो है वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, उसी रॉलेट सत्याग्रह के दौरान जो है 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुआ था। पंजाब के अमृतसर में यह घटना घटित हुआ था और इसी घटना को ध्यान में रखते हुए 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा। ये रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत होने का रीजन क्या था, तो रॉलेट एक्ट को पारित करना, जो सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट जो बना था, जिसे काला कानून भी कहा जाता था, जिसमें एक स्लोगन भी उभर कर आया था, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला न्याय कानून। इसके खिलाफ ही गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका 1919 अमृतसर निकल कर आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था। तो सबसे पहले अगर देखें तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो फैक्ट समझ लीजिएगा। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ये साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे। इस साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, 1928 में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में इसका विरोध किया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में भारत के विभाजन के सिफारिश को लेकर, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे उसके लेकर, महिलाओं के मताधिकार के विरोध के रूप में, द्वैध शासन को प्रणाली को लेकर। यह द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करना, यह द्वैध शासन प्रणाली जो है वो आपका 1919 के एक्ट में लाया गया था। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि विरोध क्यों हुआ था, तो इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा वो आपका आंसर निकल कर आएगा 1900 ये कि इस एक्ट में, इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण इसका विरोध किया गया था। और इस साइमन कमीशन के आने का उद्देश्य था 1919 के अधिनियमों का रिव्यू करना। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल कर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी निकल कर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर देखें तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस आरोप के आधार पर फांसी की सजा दी गई थी। तो इन तीनों को फांसी जो दिया गया था वो 23 मार्च 1900, ये सब फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 को हुआ था। इसी दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों फांसी दी गई थी, तो क्या काकोरी कांड के लिए फांसी दी गई थी, तो ये घटना तो 1924 में हुआ था। सैंडर्स की हत्या को लेकर दिल्ली असेंबली में बम फेंकने, इसको लेकर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था सुखदेव और राजगुरु पे। और भगत सिंह और सुखदेव पर जो है वो, भगत सिंह और राजगुरु पर ये दिल्ली असेंबली में बम फेंकने पर ये लाहौर षड्यंत्र, इरविन की हत्या का प्रयास। ठीक है ना। तो इसका अगर सही आंसर अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल कर आता है सैंडर्स की हत्या को लेकर। सैंडर्स की हत्या क्यों किया गया था, तो लाला लाजपत राय पर लाठी का जो प्रहार हुआ था, जो उन्होंने साइमन विरोधी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, उसी के दौरान सैंडर्स के द्वारा लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु और उसी का रिवेंज जो है वो सैंडर्स की हत्या कर लिया गया था। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो आंसर निकल कर आता है लाहौर। ध्यान रखिएगा, आप लोगों का ये एमसीक्यू सीरीज में ऐसे डिस्कशन भी कराए जाएंगे, ध्यान में इसको रखना है कि रिकॉल भी आपका होता रहे इन सारे चीजों को लेकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है गांधी इरविन समझौता। ध्यान रखिए, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पूना पैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए 1929, 1931, 1932, 1935। ये अगर ऑप्शन अगर देखें तो इन ऑप्शनों में अगर
कालखंड देखें तो इसका संबंध है आपका लाहौर अधिवेशन से। आप लोग आंसर इसका दीजिएगा, लाहौर अधिवेशन से। इसका संबंध जो है 1919 के एक्ट लाने से संबंध में, ये ईयर बाय ईयर बात कर रहे हैं। और इसका संबंध जैसे देखें तो कम्युनल अवार्ड को लेकर, और इसी कम्युनल अवार्ड को ध्यान में रखकर गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था उसी को पूना पैक्ट कहा गया था। ये बाय मिस्टेक ये गलत हो गया था, ये पूना पैक्ट नहीं होगा, ये गांधी इरविन समझौता। और ये गांधी इरविन समझौता जो है वो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति को लेकर, ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति को लेकर ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर देखें तो 6 अप्रैल 1930 को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला और 5 मार्च 1931 को यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुई है। ठीक है ना, तो ये जो समाप्ति हुई है यही है आपका 1931 में। तो इसका आंसर जो है वो निकल कर आएगा 5 मार्च 1931। हालांकि डेट ही नहीं पूछा है, ईयर पूछा है, तो आंसर जो निकल कर आएगा ये 1931। ठीक है, तो ये आपका 1931 जो है वो सही है, इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एक अपडेट मैं आप लोगों को कर दूं कि हम लोगों का ये बैच जो है वो प्रज्ञान बैच जो है वो पूरा मेंस ओरिएंटेड बैच जो है वो हम लोग का स्टार्ट है। आप लोग अगस्त्या जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर, और इस अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर कर आप अपना मेंस की तैयारी को पूरा कीजिए। यह मेंस ओरिएंटेड बैच है, GS1 और GS2, और ये बैच जो है वो 71, 72, 73 सभी एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो कोर्स करा रहे हैं वो कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखकर करवा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखकर और आयोग के सिलेबस को ध्यान में रखकर हम लोग करवा रहे हैं। इसलिए ये कोई टारगेट बैच नहीं है, 71 वाला टारगेट नहीं है। 71 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 72 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 73 के और 74 आने वाले जो भी मेन के एग्जाम अपने हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस अगस्त्या जीएस एकेडमी के इस प्रज्ञान बैच में कंप्लीट GS1 और GS2 का कवर कराया जा रहा है, जिसका कुल फी अगर देखें तो मात्र 2999 रुपये का है, जो कंप्लीट आपका GS1 और GS2 का ये कवर कराया जाएगा। ठीक है ना, उसके अलावा अगर देखें तो इस बैच की फैसिलिटी अगर इस बैच की अगर देखें क्या क्या इसमें हमें मिल रहा है, तो एक्सपर्ट फैकल्टी के अलावा हमारे साथ कुछ सफल अभ्यर्थी भी जुड़ रहे हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम के माध्यम से, जो आपके तैयारी को एक सही दिशा देंगे। चाहे वो प्रीलिम्स की तैयारी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंस की तैयारी से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर हो। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग यहाँ पर प्रज्ञान बैच लेकर आए हुए हैं जो GS1 और GS2 से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम लोग इस मेंस ओरिएंटेड बैच में कुछ सेपरेट बैच भी है, जैसे जिन लोगों को केवल आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया और करंट अफेयर की जैसी जो GS1 का जो सेगमेंट है उनको अगर तैयार करना है तो आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं, जिसका 899 इसका प्राइस है। इस 899 के माध्यम से आप GS1 का आप एक बड़ा सेक्शन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा GS2 में जो 72 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लेकर हम लोग विकास सर के द्वारा 799 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच लेकर आए हैं, जिसमें 72 मार्क्स का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में GS2 का जो क्वेश्चन होता है वो आपको कवर कराया जाता है। और ये तीनों बैच आपका मेंस ओरिएंटेड बैच है, जो अगस्त्या जीएस एकेडमी में गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर कर मेंस कोर्स में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर देखें तो प्रीलिम्स के एक सेपरेट बैच हम लेकर आए हैं, वो है आपका फिजिक्स का। और ये फिजिक्स का ये सेपरेट बैच है जिसमें केवल और केवल वनडे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर ये लाए हैं, जिसका प्राइस अगर देखें तो वो 499 है। ये विकास सर के द्वारा भी यह कराया जाएगा। और एक और हिस्ट्री का जो बैच है ये भी आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, जो एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न से रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 2 बैच आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच हम लोग यहाँ पर लाए हैं, और 3 बैच जो है वो मेंस ओरिएंटेड बैच है। ये सभी बैच को परचेज करने के लिए आपको पहले गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा अगस्त्या जीएस एकेडमी का। आप उसको इनरोल कीजिए, और इनरोल करने के पश्चात जो है मेंस कोर्स में जाकर प्रज्ञान बैच जो कम्प्लीटली आपका GS1 और GS2 का बैच है आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप पार्ट बाई पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच आपको वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो
हिस्ट्री के बैच भी आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इन सारे बैचों को आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पर अगस्त्या जीएस एकेडमी के माध्यम से लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, आप लोग इसका आंसर भी दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। ये ध्यान रखिएगा, ये इतना इजी क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम लोग इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से टफ की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये मत जाइएगा सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों लेकर आ रहे हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आप इजी में कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में अगर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस वर्ष शुरू हुआ था, 1940, 1941, 1942, 1945। इसका सही आंसर अगर देखें तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1942। यही भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भारत का अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन रहा है, और ये अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान से यह शुरू हुआ था। बम्बई से यह आंदोलन की शुरुआत हुआ था, और इसी आंदोलन के खिलाफ जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। और इसी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने कांग्रेसी नेता थे सबकी गिरफ्तारी, जिसका रिजल्ट निकल कर आया कि यह आंदोलन जो है वो एक नेतृत्व विहीन आंदोलन रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को जवाब, या भारत छोड़ो आंदोलन को कंट्रोल या अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर को संचालित किया गया था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन से रिलेटेड है कि भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था, 1942, 1945, 1946, 1947। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा, किस वर्ष जो है वो कैबिनेट मिशन आया था। तो इसका सही अगर देखें तो मार्च 1946 में यह कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन का एकमात्र उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण करना। और इसी कैबिनेट मिशन को क्रियान्वित करने के लिए यहाँ पर कई डेलीगेशन के मेंबर आए और उन्होंने सत्ता हस्तांतरण करने की बात की। यद्यपि कैबिनेट मिशन ने विभाजन की बात को नकार दिया। कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन से ही क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन करने की बात कही गई थी। तो इसी के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन करना, इसी के सिफारिश पर अंतरिम सरकार का गठन करना, यह सब कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही हुआ था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही अंतरिम सरकार का गठन, और कैबिनेट मिशन ने विभाजन को नकार दिया था। ये ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के विभाजन को इसने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसने पूर्ण तौर पर विभाजन की बात को अस्वीकृत कर दिया था। हालांकि इसका आंसर अगर देखें तो मार्च 1946 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये भी अगर क्वेश्चन देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित की गई है वो किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, तो सर रेडक्लिफ के द्वारा ये सीमा निर्धारित की गई थी, और इसी को ही रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। ठीक है ना, रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि रेडक्लिफ रेखा जो है वो इसके संदर्भ में आप लोग कमेंट में दीजिएगा, डूरंड रेखा भारत और किस राष्ट्र के बीच में ये निर्धारित किया गया था, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और किस राष्ट्र के बीच में विभाजन रेखा बना था, मैकमोहन रेखा। कमेंट में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा ये सारे चीज़ों को लेकर। हालांकि इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ही रेडक्लिफ लाइन का गठन किया गया था, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का रेखा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आते हैं तो स्वतंत्र भारत 1947 ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है वो कई बार कई वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में हम किसको देखते हैं, सी राजगोपालाचारी। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर भारतीय रहता तो आंसर निकल कर आता ये, लेकिन आज़ादी के समय में अगर देखें तो इसका आंसर निकल कर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर भारतीय अगर जुड़ा रहता तो आंसर निकल कर आता सी राजगोपालाचारी। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में यह आंसर निकल कर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता तो आंसर क्या निकल कर आता, सी राजगोपालाचारी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेदों की ओर चलो,
ये नारा, ये काफी प्रसिद्ध नारा रहा है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। सही आंसर इसका दीजिएगा, वेदों की ओर चलो। अगर देखें तो ये किसके द्वारा नारा दिया गया था, तो इसका सही आंसर निकल कर आएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया गया था, यही इसका सही आंसर निकल कर आएगा। इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज का गठन किया गया था, और इस आर्य समाज का मुख्यालय जो है वो प्रारंभ में कहाँ था? बम्बई में। और बाद में इस आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बना दिया गया था? 1877 में लाहौर में। आर्य समाज से रिलेटेड एक महिला का नाम है, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। एक महिला जिसका संबंध जो है वो आर्य समाज से रहा है, आर्य समाज की स्थापना की थी, और उसका नाम अगर देखें तो पंडित रामाबाई। ध्यान रखिएगा, पंडित रामाबाई के द्वारा भी आर्य समाज की स्थापना की गई थी। हालांकि इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें तो पुनः वेदों की ओर चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। राजा राम मोहन राय का रोल देखें तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना के रूप में रहा है। राजा राम मोहन राय का रोल अगर देखें तो 1815 में आत्मीय समाज का गठन के रूप में रहा है। राजा राम मोहन राय का रोल अगर देखें तो 1829 में सती प्रथा की समाप्ति को लेकर निकल कर आया। हम लोग यहाँ पर हर ऑप्शनों को डील करने का प्रयास करेंगे, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इन सारी चीज़ों पर भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद का संबंध अगर देखें तो ये 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म संसद हुआ था, उस विश्व धर्म संसद में ये शामिल हुए थे ये। हालांकि इसका आंसर अगर देखें इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। हालांकि मुस्लिम लीग से रिलेटेड जो फैक्ट है इस पे हम डिस्कस करवा देते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे? तो इनसे जुड़े हुए व्यक्ति देखे तो आगा खां, सलीमुल्लाह, मोहित मोही मोहिसिन उल मुल्क, मोहिसिन उल मुल्क उल मुल्क, इन लोगों के द्वारा ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो इसका अगर सही आंसर अगर देखें तो यह आंसर निकल कर आता है दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, शिमला प्रतिनिधि मंडल कब गठन किया गया था? ये मुस्लिम लीग से रिलेटेड एक फैक्ट है। तब शिमला प्रतिनिधि मंडल अगर देखें तो शिमला प्रतिनिधि मंडल का संबंध सितंबर 1906 है, और इसी शिमला प्रतिनिधि मंडल का रिजल्ट जो है वो दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के रूप में उभरा, और मुस्लिम लीग के द्वारा ही बार बार पृथक निर्वाचन की बात कही गई, जिसका फुलफिल जो है वो मॉडल मिंटो एक्ट के तहत 1909 में देखा जा सकता है। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुशीलन समिति और युगांतर, अनुशीलन समिति और युगांतर का संबंध क्या है? यानी का संबंध क्या है? क्या ये एक सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्था था, या साहित्यिक पत्रिका के रूप में, महिला शिक्षा के रूप में, या क्रांतिकारी आतंकवाद के रूप में? तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ये दोनों संस्था का संबंध जहाँ कौन क्षेत्र से रहा है? बंगाल से रहा है। इन दोनों संस्था का सक्रियता अगर देखें तो कब हुआ था? बंगाल विभाजन को लेकर। और ये दोनों संस्था अगर देखें तो ये दोनों संस्था जो है वो क्रांतिकारी संगठन के रूप में रहा है। इसका आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर यहाँ निकलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वो अगर क्वेश्चन देखें तो हिंद स्वराज को ध्यान में रखकर कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा? नहीं, लाला लाजपत के द्वारा, सॉरी महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या इसका एकदम सही आंसर अगर देखें तो ये आंसर निकल कर आता है महात्मा गांधी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये हिंद स्वराज के लेखक जो है वो महात्मा गांधी थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन्ना के द्वारा टू नेशन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये टू नेशन थ्योरी
ये जिन्ना के द्वारा किस अधिवेशन के तहत प्रस्तुत किया गया था? जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। टू नेशन थ्योरी यानी द्वि राष्ट्र सिद्धांत जो है वो जिन्ना के द्वारा किस अधिवेशन के द्वारा? 1922 के नागपुर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1937 के लखनऊ अधिवेशन, 1940 के लाहौर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन का अगर संबंध देखें तो इसका संबंध निकल कर आता है असहयोग आंदोलन से। इसी नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वी राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1906 में हुआ था। हालांकि सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन भी हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। हालांकि इसका अगर आंसर देखें तो यह आंसर निकल कर आएगा, ये आपका 1940 के लाहौर अधिवेशन। ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। इसी मुस्लिम लीग के अधिवेशन में लाहौर पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था और आगे जाकर मुस्लिम लीग का एक और अधिवेशन हुआ था। वो अधिवेशन था कराची अधिवेशन या कराची सत्र। और इसी कराची सत्र में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कराची सत्र की किस वर्ष जो है वो कराची सत्र आयोजित हुआ था। ठीक है ना? तो कराची सत्र अगर देखें तो ये आयोजित किस वर्ष हुआ था? तो 1943 में ये मुस्लिम लीग का कराची सत्र था जिसमें बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आजाद हिंद फौज के संस्थापक, ध्यान रखिएगा सदस्य नहीं पूछ रहा है, संस्थापक पूछ रहा है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, शाह नवाज खान। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। संस्थापक के रूप में पूछ रहा है, जल्दबाजी में आंसर मत दे दीजिएगा। इसका अगर सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर निकल कर आ रहा है। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है वो आज़ाद हिंद फौज का, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था। और जितने भी मेंबर ऑप्शन में है ये सभी जो है वो आपको आज़ाद हिंद आईएनए के मेंबर के रूप में रहे हैं, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग नाम सुने होंगे तो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसके संस्थापक के रूप में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण वापस ले लिया था? जालियांवाला बाग, अभी हमने आपको बताया था जालियांवाला बाग का संबंध किस घटना से है? रॉलेट सत्याग्रह से। तो ये तो आंसर लिख लेगा ही नहीं है। साइमन कमीशन हमने आपको बताया था 1919 के जांच पड़ताल के लिए हुआ था और ये 1927 में गठित हुआ था। भगत सिंह की फांसी 1931 में हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ है? 1922 में। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ये आंसर निकल कर आता है चौरी चौरा कांड, जो 5 फरवरी 1922 में यह घटना घटित हुआ था। कहीं कहीं 4 फरवरी दे देता है, लेकिन 5 फरवरी 1922 जो है वो ये घटना घटित हुआ था। और इसी घटना को आधार लेकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, जो गांधी जी के द्वारा स्वराज को प्राप्त करने के लिए चलाया गया द्वितीय राष्ट्रीय आंदोलन था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आए, न्यू लैंड्स ऑफ सत्य, न्यू लैंड्स नहीं है, न्यू लैंड्स ऑफ सत्य, सत्य के नए प्रदेश नामक आश्रम की स्थापना किसने किया था? जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। यानी न्यू लैंड्स ऑफ सत्य, सत्य के नए प्रदेश नामक आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है ना? तो महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम को ही न्यू लैंड्स ऑफ सत्य कहा जाता है। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन रहे हैं? इसकी स्थापना कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन दिया हुआ है एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। अब इन सारे लोगों का संबंध अगर देखें तो एनी बेसेंट का संबंध जो है वो बेसिकली किससे रहा है? होम रूल आंदोलन से रहा है। होम रूल मूवमेंट से एनी बेसेंट का रहा है। बाल गंगाधर तिलक का भी संबंध किससे रहा है? होम रूल आंदोलन से भी रहा है, स्वदेशी आंदोलन से भी रहा है। लाला लाजपत राय अगर देखें तो यह पंजाब के क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए व्यक्ति और उग्रवादी नेता, कांग्रेस के उग्रवादी नेता भी रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी, तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ये आंसर आपको लिख लेगा गोपाल कृष्ण
गोखले के द्वारा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? जिन्ना ने किया था, सैयद अहमद खान ने किया था, चौधरी रहमत अली, लियाकत अली। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिएगा। अगर इसका सही आंसर अगर देखें, आप लोग कमेंट में इसका आंसर डालिएगा। इसका सही आंसर अगर देखें तो चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है वो सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। चौधरी रहमत अली ने ही इसका पहला शब्द इस्तेमाल किया था पाकिस्तान शब्द में। तो 23 का सही आंसर अगर देखें तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान किया था? ये भी काफी इजी है, ये इजी क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 से 22 के बीच में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखे तो 1930 से 31 के बीच में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, और भारत छोड़ो आंदोलन अगर देखे तो 1942 में। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये एक प्रसिद्ध नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, डू एंड डाई या करो या मरो के रूप में। अब लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो भारत के अंतिम वायसराय, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या भारत के अंतिम वायसराय, ये दोनों अगर देखें तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है ना, तो ये भी इजी के श्रेणी में एक क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर अगर देखें तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के अंतिम वायसराय रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है वो आपका 25 क्वेश्चन का MCQ सीरीज रहा है। हमने आपको पहले ही बताया है अभी कि आपकी यह MCQ सीरीज जो है वो इजी टू मॉडरेट की तरफ और मॉडरेट से हाई की तरफ, टफ की तरफ अभी जाएगी। और इस प्रकार से MCQ सीरीज जो है वो आपके AEDO एग्जामिनेशन में या बिहार सचिवालय एग्जामिनेशन में, बिहार SI एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये सीरीज जो है वो प्रतिदिन 10 बजे से आप लोग का यहाँ पर शुरू होगी। 10 बजे जैसे हम लोग अन्य वीडियो लेकर आते थे मॉडर्न का या साइंस का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अब प्रतिदिन आप लोगों को MCQ सीरीज के माध्यम से या AEDO के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर हम लोग यहाँ पर सीरीज लेकर आ रहे हैं। और जहाँ तक मेंस वाला अगर बात करें तो मेंस के लिए जो है वो हम लोग जो है वीडियो लेकर आते थे वो भी आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। वो अलग अलग टॉपिक के द्वारा अपलोड किया जाएगा, अलग अलग मॉडल आंसर के द्वारा अपलोड किया जाएगा। तो जो लोग मेंस से अगर चुनना चाह रहे हैं तो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि अगस्ता GS एकेडमी का प्रज्ञान बैच है। आप प्रज्ञान बैच को उसको परचेज कीजिए और कंप्लीट GS1 और GS2 की तैयारी को आप पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQ सीरीज के साथ हम लोग प्रतिदिन 10 बजे रात को यहाँ पर प्रस्तुत होंगे। आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से आने वाले 1-2 दिन के बाद जो है हम लोग टॉपिक डाल देंगे। आप लोग उस टॉपिक को तैयार कीजिएगा, अलग अलग सोर्स से तैयार कीजिएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड ही MCQ सीरीज कराया जाएगा। ठीक है ना, तो MCQ सीरीज को अटेंड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब पे जाकर टेलीग्राम का लिंक आप ले सकते हैं। अब उस टेलीग्राम के लिंक से आप जुड़िए और आप लोगों को पहले ही आपको सूचना दे दी जाएगी कि कौन सी टॉपिक की अगली MCQ सीरीज चलेगी। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।